हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच, जिसमें हम लोग टारगेट 100 का लेके चल रहे हैं कि हमें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए अपने साइंस में। और बेटा साइंस पूरी की पूरी साइंस आपको कंप्लीट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हम आपको एग्जाम से पहले पूरी साइंस पढ़ा देंगे, देन हम रिवाइज भी करवा देंगे। बेटा हम बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं जो कि टेलीग्राम में दे रहे हैं। आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो आपको हमारे चैनल के बायो में मिल जाएगी। बेटा टेलीग्राम डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है आपको या आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उसे, तो बेटा आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपका सोल्यूशन देंगे। आज बेटा हमें प्रकाश चैप्टर का, प्रकाश का पूरा नाम बेटा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। इस चैप्टर का आज हमें देखना है लेक्चर नंबर 14 यानी लेक्चर नंबर 14, जिसमें हमें बात करनी है रेखीय आवर्धन क्या होता है और इसके लिए सूत्र का निगमन हम किस तरीके से करते हैं। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको दर्पण सूत्र बताया 1/f = 1/v + 1/u, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा। उसी सूत्र से ये चीज निकल के आती है, कहीं ना कहीं उसका और इसका बहुत ही बड़ा संबंध हो जाता है। इसीलिए आपको इससे पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखना चाहिए बेटा जी, क्योंकि वहां से आपको एक प्रॉफिट ये हो जाएगा ना कि आप उस अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को अपने आप समझ जाएंगे। अभी के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे कि रेखीय आवर्धन होता क्या है, इसके सूत्र का निगमन कैसे करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। ओके चलो ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले बेटा मैं रेखीय आवर्धन की बात करता हूं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है जरा ध्यान से समझना बेटा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जरा ध्यान से समझना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं बेटा, रेखीय आवर्धन कह देते हैं। और अगर मैं इसके फार्मूले की बात करता हूं कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, आ जाओ लिख लेते हैं कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। बेटा हम लिख सकते हैं यहां पर कि जो रेखीय आवर्धन रहेगा, ये बेटा रेखीय हो गया आवर्धन। बेटा रेखीय आवर्धन को हम किससे इंडिकेट करते हैं? रेखीय आवर्धन को हम बेटा स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। बोलो किससे करते हैं? स्मॉल m से कहते हैं बेटा। और रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? रेखीय आवर्धन बराबर बेटा होगा, क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात लिख रहे हैं, सीधी सी बात है, डिफिनेशन में लिखा हुआ है बेटा। तो हम लिखेंगे कि रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। बोलो क्या लिखेंगे बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, मैं यहां पर लिखूंगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को किस तरह से इंडिकेट करते हैं, बहुत ही आसान है बेटा। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम कैसे लिखते हैं बेटा? देखो शुरुआत में इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूं बेटा, इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूं m = h2/h1, और इसी को मैं लिख सकता हूं -v/u। अभी ये कैसे आया, किस तरीके से आया बेटा, इसका तो मैं अभी निगमन पूरा बताने वाला हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस फार्मूले को लिख सकता हूं जहां पर h2 क्या है बेटा? h2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h1 वस्तु की ऊंचाई है। और इसी h2 को मैं v कहता हूं और डिस्टेंस को मैं v कहूंगा इस h2 की, और इसकी डिस्टेंस को मैं u कहूंगा। आ जाओ इसका निगमन करते हैं, तब आपको ये चीज पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी कि मैंने कहां से लिखा है m = h2/h1 = v/u। अगर आप इसको समझ लेंगे निगमन, तो ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी बेटा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और इसके बाद कुछ केस हैं बेटा, उन केस की बात करेंगे जहां से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन फिर लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ फिर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। देखो अब हम बात करने वाले हैं रेखीय आवर्धन का निगमन किस तरह से होता है, किस तरीके से निगमन हम लोग करेंगे। देखो बेटा ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो बाहर से मैंने क्या कर रखा है बेटा? बाहर से मैंने पॉलिश कर रखा है। ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, समझो इस बात को बेटा। ये अवतल दर्पण का बेटा ध्रुव है। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये अवतल दर्पण का ध्रुव है जिसे मैं P से लिखता हूं। ये F है जिसे मैं फोकस बोलता हूं, और ये है वक्रता केंद्र जिसे मैं कैपिटल C से लिखता हूं। इतनी बातें सबको पता होंगी।
अब बेटा अगर मैं ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रख दूं, ऐसे वस्तु को मैंने कहां पे रख दिया बेटा, वक्रता केंद्र के पीछे रख दिया है। अगर मैं वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखूं और बेटा इससे किरणें गुजारूं तो सबसे पहली किरण वक्रता केंद्र सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। सबको पता है कि ये वाली रेखा मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती है तो उसका परावर्तन मुख्य फोकस से होकर होता है। यानी बेटा ये मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से बेटा परावर्तित हो जाएगी। ये देखो बेटा इसका परावर्तन सामने दिख रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि पहली किरण जो जा रही थी बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर चली गई। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब बेटा दूसरी किरण हमें गुजारना है तो दूसरी किरण हम ध्रुव से गुजार देते हैं। यानी अगर दूसरी किरण यहां से बेटा ध्रुव की तरफ जाए, ऐसे करके देखो ये ध्रुव की तरफ जाएगी, तो आपको पता है ये नियम कहता है कि जो भी किरणें ध्रुव की तरफ जाती हैं वो जितने अंश का एंगल बनाती हैं यहां पर, उतने ही अंश का एंगल बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तब बेटा ये उतने ही अंश का एंगल बनाएंगी और ये परावर्तित हो जाएंगी ऐसे करके। अब अगर ध्यान से देखोगे तो प्रतिबिंब जो बन रहा है ना, जरा ध्यान से देखो, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहां पर बन रहा है। ये बेटा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ मैं इसको पास में कर देता हूं क्योंकि लगे कि हाँ इसी से रेस जा रही हैं। ये कर दिया बेटा, और इधर हम क्या कर देते हैं, इसको इससे टच करा देते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करा देते हैं। ये देखो ठीक है, अब दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बेटा बात करते हैं तो ये हमारा वस्तु था। वस्तु को बेटा मैं O से लिखता हूं, ये मैंने वस्तु को O से लिखा है, और प्रतिबिंब को मैं I से लिखता हूं, तो बेटा यहां पर मैंने प्रतिबिंब को I से लिख दिया है। या मैं कह सकता हूं बेटा अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं तो ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई को बेटा मैं h1 से लिखूंगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई को बेटा मैं h2 से लिखूंगा। जरा ध्यान से देखना कि वस्तु की ऊंचाई को मैंने h1 से लिखा है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैंने h2 से लिखा है। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक में? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर तुम त्रिभुज को देखना बेटा, एक त्रिभुज इसको ले लो, एक त्रिभुज ये वाला ले लो, और बेटा दूसरा त्रिभुज ये वाला ले लो, दूसरा त्रिभुज ये वाला ले लो। जरा ध्यान से समझना, एक त्रिभुज मैं किसकी बात कर रहा हूं, आ जाओ यहां बगल में बना के भी लिख देता हूं बेटा। एक त्रिभुज मैंने इसकी बात की है, ये देखो मैंने एक त्रिभुज की बात की है, ये वाले त्रिभुज की। अब ये वाला त्रिभुज कौन कौन सा था बेटा? अगर मैं इस वस्तु को ए बी मान लूं, इस वस्तु को ए बी ऐसे नहीं मानूंगा, इस वस्तु को मैं ए बी मान लूं, अगर यहां पर सोचो तो बेटा ये क्या हो गया, ये ए और बी हो गया, और ये तो बेटा पोल हुआ करता था, ध्रुव हुआ करता था, पी हो गया। यानी जो मैंने एक त्रिभुज लिया है ए पी बी, क्या लिया है? ए पी बी एक त्रिभुज लिया है। और बेटा दूसरा मैंने नीचे वाला त्रिभुज लिया है, दूसरा बेटा मैंने ये वाला त्रिभुज लिया है, यहीं पर बनाऊंगा बेटा, तो आपको बहुत ही क्लियर कट चीजें समझ में आ जाएंगी कि दूसरा त्रिभुज बेटा मैंने ये वाला लिया है, ये वाला, और ये बेटा वस्तु, ये प्रतिबिंब था जिसे मैं बी डैश, ए डैश और पी से लिखता हूं। यानी यहां पर दो तरीके के आपको त्रिभुज देखने के लिए मिलेंगे बेटा। पहला त्रिभुज मैं यहां पर लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए पी बी, और यहां पर मैं लिख सकता हूं त्रिभुज यहां पर हो जाएगा बेटा ए डैश पी बी डैश। तो ये बेटा यहां पर त्रिभुज, आपको दो त्रिभुज देखने के लिए मिलेंगे। आ जाओ इन दोनों त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश से, ये हमारे पास बेटा दो त्रिभुज हैं, और इन दोनों त्रिभुज से हमारा सूत्र जो है वो निगमित हो जाएगा, मतलब निगमन कर लेंगे, डेरिवेशन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, पहले हमें इनके एंगल को देखना पड़ेगा। तो ये बताओ क्या ये वाला एंगल 90 है क्या, और क्या ये वाला एंगल 90 है क्या? तो क्या ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे क्या? तो अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो एंगल बेटा कौन सा 9 वाला था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए बी पी बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के।
बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि इनके एंगल कितने बन रहे हैं बेटा? इनके एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री। कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री एंगल देखने के लिए मिल रहे हैं और सामने आपको क्लियर भी हो रहा है कि ये बेटा 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा हमें क्या करना है ना, अब हमें शीर्षाभिमुख कोण यानी समरूप त्रिभुज की बात करनी है। और अगर मैं समरूप त्रिभुज की बात करूंगा तो जरा ध्यान से यहां पर चीजों को समझना। मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश। बेटा ये जो है ना आपस में शीर्षाभिमुख त्रिभुज हैं और शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हो कि शीर्षाभिमुख जो कोण रहते हैं बेटा उनके आपस में एंगल इक्वल होते हैं। जैसे बेटा ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये चीज रहती है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें यहां पर समरूप त्रिभुज के नियम लगाने पड़ेंगे बेटा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से बेटा ये नियम लगा दिया। अब नियम क्या होता है बेटा? नियम होता है लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। दोनों त्रिभुज के पहले तो लंब बराबर कर दो, फिर आधार बराबर कर दो। अच्छा इसका लंब क्या होगा बताओ? इसका लंब होगा ए बी। यहां से इसका लंब क्या होगा? इसका लंब हो जाएगा बेटा ए बी। इसका लंब क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। लेकिन पहला किसका लिखोगे बेटा? पहले लिखोगे प्रतिबिंब का। तो बेटा प्रतिबिंब का क्या है? ए डैश बी डैश है। तो यहां पर बेटा जी अब आप लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, यहां पर आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। सर आप पहले प्रतिबिंब का क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। सूत्र थोड़ा सा याद हो, अगर पहले ही बता दिया था तो बेटा पहले हमें प्रतिबिंब का लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लंब बराबर कर दिए बेटा। अब हम आधार बराबर कर देते हैं। तो आधार इसका क्या है? इसका आधार बेटा बड़े वाले त्रिभुज का आधार बी और पी है, यहां से देखो, और छोटे वाले का है बी डैश पी। तो पहले आप क्या लिखेंगे? पहले बेटा आप लिखेंगे बी डैश पी प्रतिबिंब वाले का, फिर आप लिखेंगे बेटा बी और पी। तो ये हमने लिख दिया बेटा, ये हमने लंब बराबर कर दिया, इधर हमने क्या बराबर कर दिया? आधार बराबर कर दिया। अब बेटा यहां पर हम लोग सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? सिंबल लिखेंगे। और सिंबल कहां से लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी बहुत ही डिटेल में समझाया था बेटा, और मैंने कहा था हर जगह काम में लगेगी और लेक्चर अलग से बना हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा बेटा तो जरूर याद रखें, पढ़ लें उसको। यहां पर मुझे चिन्ह परिपाटी लगाना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो यहां पर बेटा मैंने चिन्ह परिपाटी लगा दिया, और चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा जरा ध्यान से समझो। अरे ये ए डैश बी डैश क्या है? जरा ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश यहां पर है और ए डैश बी डैश को मैंने H2 कहा है। ये डायग्राम में देखो, देखो यहां पर मैंने H2 लिखा है। तो यानी मैं लिख सकता हूं कि ए डैश बी डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए डैश बी डैश की जगह मैं लिख सकता हूं H2 लिख सकता हूं बेटा जी। क्या लिख सकता हूं? H2 लिख सकता हूं। तो ए और बी की जगह क्या लिख सकता हूं? ए और बी में H1 लिखा था, यानी ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? H2 लिख सकता हूं। और ए डैश बी डैश की जगह मैं H2 लिख सकता हूं, और ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? H1 लिख सकता हूं। यानी यहां पर मैं क्या लिख दूंगा बेटा? H1 लिख दूंगा इक्वल टू। अब बेटा ये तो ऊंचाई की बात हो रही थी, जरा ध्यान से समझना, ये तो बेटा ऊंचाई की बात हो रही थी। अब आपको ना आधार की बात करनी है, यानी बी डैश और पी की बात करनी है। तो बेटा बी डैश और पी यानी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं बेटा? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं बेटा। किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। अब बताओ v निगेटिव की पॉजिटिव? अवतल दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण में सब निगेटिव इस तरफ का होगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? और हम बात करते हैं बेटा बीपी की, यानी बेटा
P से B तक की डिस्टेंस, P से B तक की डिस्टेंस वस्तु की डिस्टेंस है। ये B किसको बताएगा? वस्तु को। B डैश किसको बताएगा? प्रतिबिंब को। तो बेटा वस्तु तक की दूरी को किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं, स्मॉल u से लिखते हैं। और बेटा ये भी निगेटिव होगा क्योंकि चिन्ह परिपाटी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अरे बोलो ये निगेटिव होगा कि नहीं? और एक चीज बेटा निगेटिव होगा, अगर हम माइनस प्लस की बात कर रहे हैं तो बेटा ये H2 जो है ना ये भी निगेटिव होगा। बोलो क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि मैंने आपको नियम कुछ सिखाए थे और उस नियम में मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा प्रतिबिंब ऊपर की तरफ ऐसे बने तब प्रतिबिंब धनात्मक होता है, लेकिन प्रतिबिंब अगर नीचे लटका हुआ ऐसे बन जाए तो प्रतिबिंब निगेटिव होगा। जरा ध्यान से देखो इस प्रतिबिंब को, क्या ये उल्टा बना हुआ है क्या? अरे जरा ध्यान से देखो, क्या ये उल्टा बना हुआ है क्या? बिल्कुल ये उल्टा बना हुआ है, इसीलिए H2 निगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ होगा तो निगेटिव नहीं होता। तो बेटा ये निगेटिव हो जाएगा। अब बेटा दोनों पक्षों में ना देखो, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस। अब बेटा इसके माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों में आप माइनस से भाग दे दें, यानी निगेटिव से भाग दे दें। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में निगेटिव से भाग देने पर बेटा, और जैसे भाग दे दोगे निगेटिव से, तो एक बात बताओ, निगेटिव मतलब माइनस से, तो बेटा माइनस से भाग दे दोगे तो ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा H2 अपान H1 हो जाएगा। लेकिन बेटा इधर आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस V अपान U हो जाएगा। और ये क्या निकाल रहे थे तुम? रेखीय आवर्धन निकाल रहे थे। अरे बोलो यही फार्मूला लिखवाया था क्या पहली स्लाइड में? अरे बोल दो यही फार्मूला लिखवाया था क्या पहली स्लाइड में? बेटा इसी को तो डेरिवेट करना था। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन सिखाया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से सिखाया है। एक बार मैं हटता हूं, सभी लोग लिख ले बेटा, जल्दी जल्दी करके लिख लो। अरे जल्दी से लिख लो। लिख लिए क्या? हाँ सर लिख लिया। और बढ़िया तरीके से समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत क्या? कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो कहीं कोई दिक्कत हो रही हो। और ये देखो हमारा सूत्र निकल के आ गया, M = H2 अपान H1 = माइनस V अपान U। तो आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरीके से सूत्र का निगमन हुआ। जिसने पिछले लेक्चर को देखा होगा उसको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। आ जाओ अब कुछ केस की बात कर लेते हैं। और ये धनात्मक और ऋणात्मक मैंने कब लिया है लिखवा देता हूं। ऐसे मैंने चिन्ह पर पार्टी में लिखवाया है, लेकिन बच्चे क्योंकि कहते हैं कि इस तरह में दिक्कत होती तो इसीलिए थोड़ी सी बातें तो लिखवाना ही चाहिए मुझे। चलो देखो मैंने क्या कहा कि वस्तु सदैव धनात्मक होगी, वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक होगी, ना कि वस्तु ऊंचाई बेटा धनात्मक होगी। तो वस्तु की ऊंचाई धनात्मक क्यों होती है बेटा? क्योंकि वस्तु हमेशा हम सीधा ऐसे रखते हैं, ऐसे, तो बेटा ऐसे कुछ भी रखेंगे तो वो धनात्मक ही होगा। लेकिन जो प्रतिबिंब है ना, अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो धनात्मक और वास्तविक बनेगा तो ऋणात्मक। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तब प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसा सीधा बनेगा, तब बेटा तो धनात्मक ही होगा। लेकिन जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है बेटा तो प्रतिबिंब लटका हुआ बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ बनेगा बेटा, तब तो ये निगेटिव होगा ही होगा। इन बातों को मैंने पहले भी बहुत ही डिटेल में बता दिया था और अभी भी मैंने इनको क्लियर कर दिया ताकि डाउट्स कोई ना रह जाए आपके पास। ओके आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बेटा केस की बात कर लेते हैं। तो केस क्या कहता है? यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ऊंचाई को हम h से लिखते थे, यदि वस्तु की ऊंचाई, मैं कह रहा हूं कि H2 जो है वो ज्यादा है बेटा H1 से। सर कैसे? क्योंकि H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है और H1 वस्तु की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा? मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं बेटा, तो कंडीशंस अच्छी तरीके से समझना। इस कंडीशन में बेटा क्या हो जाएगा कि यहां पर मैं लिखूंगा कि जो M है ना, जो आवर्धन है, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा वस्तु से ज्यादा है तो आवर्धन ज्यादा होगा 1 से। आवर्धन कैसा होगा बेटा? आवर्धन 1 से ज्यादा होगा। अरे सर ये आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात तो बिल्कुल दिमाग के ऊपर से यूं उड़ गई सर, पता ही नहीं चला आपने को। तो
तो कोई बात नहीं, अभी यूं उड़ी है ना, उसको पकड़ के खींच देंगे फिर से, और समझ में तो आएगी ही बेटा। आ जाओ समझते हैं कैसे। बेटा मैं कह रहा हूं कि एक से ज्यादा हमेशा m मिलेगा। आ जाओ बेटा, इसके लिए मुझे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इसके लिए बेटा मुझे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अगर बेटा मैं कहता हूं कि जो H2 है वो 20 है, H2 20 है, और मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो H है वो 5 है। अब समझो मैंने क्या कहा, मैंने कंडीशन दी थी ना, पहली तो कंडीशन दे दी थी कि यदि वस्तु की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा हो, और देखो ना H2 मैंने ज्यादा लिया है और H1 कम लिया है, इधर सेंटीमीटर में लिख दो। चलो ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर में लिख दिया, ये भी हम लोगों ने सेंटीमीटर में लिख दिया। तो मैंने क्या कहा, H2 ज्यादा है और H1 कम है, तो जब भी आंसर आएगा m ना, तो वो एक से ज्यादा ही आ जाएगा। आ जाओ देखते हैं बेटा, m बराबर क्या होता है। m बराबर होता है H2 अपान H1। H2 20 है, H1 5 है, तो बेटा यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 20/5, यानी 5 चौको 20, 5 चौको 20, यानी 4 सेंटीमीटर आया। m कितना आया बेटा, m 4 सेंटीमीटर आया। अरे बोलो एक से ज्यादा आया कि नहीं आया, हमेशा एक से ज्यादा आएगा। अरे यही मैं समझा रहा था बेटा कि जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा हो, वस्तु की ऊंचाई कम हो, तो हमेशा जो m आएगा वो एक से ज्यादा आएगा। अरे एक एग्जांपल और ले लो, चलो अच्छा एक एग्जांपल और ले लो। यदि कह रहा हूं कि जो H2 है बेटा, H2 है वो 10 सेंटीमीटर हो, और बेटा H1 जो हो वो 2 सेंटीमीटर हो, या मैं कह सकता हूं कि चलो ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर हो। H1 यहां पर H लिखा है, मतलब H1 ही है, ठीक है। चलो तो आप कैसे निकालोगे, अरे बहुत ही आसान है बेटा, इसको निकालने में कोई दिक्कत है क्या। m इक्वल टू लिख सकते हो H2 अपान H1, यानी लिख सकते हो 10/5, यानी आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। अरे बताओ m बराबर 2 सेंटीमीटर आया कि नहीं, और ये 2 सेंटीमीटर एक से ज्यादा है कि नहीं, हमेशा बेटा एक से ज्यादा आंसर आएगा। अरे मैं इसी बात को तो आपको बता रहा था कि जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो इस कंडीशन में आंसर हमेशा जो m रहेगा वो एक से ज्यादा रहेगा। अरे बोलो केस समझ में आया क्या बेटा, बुक्स में नहीं दिया हुआ है। अरे बेटा बुक्स में नहीं दिया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, और आपको पता ही है कि हमारा जो कोर्स है वो एक पेड कोर्स है जो आपको फ्री में मिल रहा है बेटा। ऑफलाइन में सभी बच्चों के लिए पेड है, बट आपको तो फ्री में मिल रहा है, तो उसका थोड़ा सा एंजॉय करिए, इस कोर्स को अच्छी तरीके से देखिए और नोट्स बनाइए। बेटा नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, आ जाओ, चलो आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन लेंगे और केस नंबर सेकंड की बात करेंगे बेटा। तो केस नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, यदि प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाई बराबर हो। अगर मैं कह रहा हूं कि H2 बराबर है किसके, H1 के, जरा ध्यान से समझना, अगर H2 बराबर है H1 के, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि हमेशा बेटा जो m आएगा, जरा ध्यान से समझना तो समझ में आएगी बातें, जो m आएगा बेटा, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि H2 और H1 बराबर हैं, तो सर इस कंडीशन में कैसा होना चाहिए बेटा, इस कंडीशन में जब भी बेटा यहां पर क्या होगा, जब भी यहां पर एक आए तो बेटा अगर हम बात करते हैं कि यदि प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाई बराबर हो, तो प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाई जब बराबर होगी तो बेटा इस केस को हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से समझना, आ जाओ। तो बेटा हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में क्या होगा कि यदि प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाई बराबर हो, अगर बेटा ये दोनों बराबर हो गई तो जरा ध्यान से समझो, मैं कहना ये चाहता हूं कि H2 बराबर है H1 के, तो बेटा इस कंडीशन में जो आवर्धन रहेगा, जो बेटा m रहेगा, वो बराबर हो जाएगा 1 के, यानी हमेशा आंसर कितना आएगा, हमेशा आंसर बेटा 1 के फॉर्म में आ जाएगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे ना तभी चीजें समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन सपोज दैट मैंने ले लिया कि H2 है 2 सेंटीमीटर, और क्योंकि H2 और H1 बराबर है तो बेटा दोनों को बराबर लेना पड़ेगा, तो बेटा H1 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तब बेटा m इक्वल टू क्या होता है H2 अपॉन H1, यानी 2 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर। आंसर आया बेटा 1, यानी यहां पर आंसर कितना आ गया, m इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। आंसर हमेशा बराबर आएगा बेटा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जब कटेंगे, अरे 2 में 2 का भाग दे दो, 10 में 10 का दे दो, 1000 में 1000 का भाग दे दो, तो आंसरवा कितना आएगा, आंसरवा तो एक ही आएगा ना बेटा। तो यही तो मैं कह रहा था, अरे यही तो मैं बता रहा था कि m हमेशा बराबर हो जाएगा 1 के, कब, जब H2 और H1 बराबर हो तो। अरे बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। इतना क्यों कह रहे हैं सर, सब समझ में आ रहा है हम लोगों को, हम होशियार हो गए हैं धीरे धीरे। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप होशियार हो गए हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम हो, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 बेटा कम है, यानी H1 ज्यादा है, तब इस कंडीशन में जो m बेटा आएगा ना, m हमेशा 1 से कम आएगा। इन ऑलवेज टाइम m 1 से कम रहेगा। अरे बोलो कैसे कम रहेगा, बोलो कैसे कम रहेगा। आ जाओ बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन के थ्रू, ये बात क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएंगी। सपोज दैट H2 कितना है, H2 2 सेंटीमीटर है बेटा, और H1 कितना है, H1 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि H1 हमेशा हमें ज्यादा लेना है, कंडीशन हमने दे रखी है बेटा। तो H1 इतना है, तो बेटा यहां पर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा m इक्वल टू H2 बटे H1, और H2 2 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था बेटा, ये आ गया 1/5, और आंसर आ गया 0.2 सेंटीमीटर। अरे बताओ m बराबर कितना आ गया, m बराबर 0.2 आया है। अरे 1 से कम होता है 0.2 की नहीं सर, इतना भी हमें नहीं पता सर, 0.22 लगा हुआ है तो 1 से ज्यादा ही होगा। अरे गधेड़ो, ये 1 से कम है, ये पॉइंट में है, तो यानी यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है m इक्वल टू 0.2, और बेटा 0.2 1 से कम है, और यही बात तो मैंने कहा था कि जो भी आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। ये तो एक क्वेश्चन है, चाहे जितने क्वेश्चन कर लो बेटा, ध्यान रखना कि H1 कम होना चाहिए और H2 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन में बेटा ये है। और जब जब ऐसा होगा तो आवर्धन बेटा 1 से कम आएगा। तो मैंने 3 कंडीशन बताई। अरे बोलो तीनों कंडीशन को रिवाइज करवा दूं क्या, हाँ सर रिवाइज करवा दीजिए सर। चलो आ जाओ बेटा, कंडीशन नंबर पहली मैंने बताई कि अगर H2 ज्यादा है किससे, H1 से, तो इस कंडीशन में, ये पहली कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन मैंने बताई यदि H2 बराबर है H1 के, और तीसरी कंडीशन बेटा मैंने बताई अगर H2 कम है H1 से। ये कंडीशन मैंने बेटा इन तीनों कंडीशंस के अलग अलग आंसर बताया। आ जाओ लिखवा देता हूं। अगर बेटा ये कंडीशन है तो इस कंडीशन का मैंने आंसर बताया कि हमेशा जो m है वो 1 से ज्यादा आएगा, हमेशा जो m है वो 1 से ज्यादा आएगा। अगर ये आपस में बराबर हैं, अगर ये आपस में बराबर हैं तो जो m है वो बराबर हो जाएगा 1 के। और बेटा अगर H1 ज्यादा है तो हमेशा m कम आएगा 1 से। अरे बोलो ये बातें समझ में आ गई क्या, ये बातें समझ में आ गई क्या। ये 3 कंडीशन मैंने आपको रेखीय आवर्धन में बताए बेटा। इन तीनों कंडीशन को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। आई होप बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। हाँ बेटा ठीक है, ओके ओके ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ बेटा, चलो ये देखो। तो आज का लेक्चर आपने समझा होगा, आपको मजा आई होगी और आपने बढ़िया तरीके से समझा होगा बेटा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बेटा।